आज हमारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 5 है। इसके पहले हमने 4 क्लास डिस्कस करी है। इस क्लास को समझने के लिए आप पिछली चार क्लास देख के आइए एक बार। इस क्लास का PDF चाहिए और फ्री में ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना है तो आप www.globaliti.org पे जाइए और सुविधा का लाभ उठाइए। चलते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेडिंग इन इंसुलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेडिंग। बेडिंग का मतलब होता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेडिंग। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। हमने कल आपको बताया था सिम्बास वाला फार्मूला। कल हमने आपको कई बार बता चुके हैं। सिम्बास वाला फार्मूला रख लो अपने दिमाग में, सिम्बास। तो इससे ये पता हो जाएगा किस लेयर को कौन सी लेयर सुरक्षा प्रदान कर रही। जो लेयर नीचे है उसके ऊपर जो लेयर है वह उसके लिए कवच का काम करेगी, सुरक्षा का काम करेगी। कहने का मतलब ठीक है। अगर बाएं से देखोगे तो आरोही क्रम, दाएं से देखोगे तो आरोही क्रम, जैसा आप देखना चाहे। एक बार केबल कंस्ट्रक्शन देखिएगा, सिम्बास रूल लगाइएगा। जब सिम्बास रूल लगाएंगे देखेंगे कि आपकी चीज़ें और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर एंड ग्लास, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, प्रोटेक्ट द आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कंडीशन, प्रोटेक्ट द मेटालिक शीट्स अगेंस्ट कोराइजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटालिक शीट, क्योंकि हमने बताया था सिम्बास में क्या होता है। सिम्बास ये आपकी कोर होती है, इसके ये आपका इंसुलेशन होता है कोर के ऊपर, इंसुलेशन, ठीक है। और ये आपकी मेटालिक शीट होती है जिसकी बात हो रही, ये आपकी मेटालिक शीट होती है, ठीक। उसके बाद ये होती है बेडिंग, ये आपकी बेडिंग हो गई, ये आर्मरिंग हो गई, ये आर्मरिंग हो गई, ये सर्विंग हो गई। बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। अब देखो, कोर को सुरक्षा देगा इंसुलेशन, इंसुलेशन को सुरक्षा कौन देगा, मेटालिक शीट, मेटालिक शीट को सुरक्षा कौन से देगा, बेडिंग, बेडिंग को सुरक्षा कौन देगा, आर्मरिंग, आर्मरिंग को सुरक्षा कौन देगा, सर्विंग। ये इसका। तो देखो, प्रोटेक्ट द मेटालिक शीट, प्रोटेक्ट द मेटालिक शीट, मेटालिक शीट आपकी यहाँ पे है। अब पूछा है मेटालिक शीट को सुरक्षा कौन देगा, तो जो उसके ऊपर होगा, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर बेडिंग है। तो बेडिंग कौन किसको सुरक्षा देगी, मेटालिक शीट को, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। देखिए, ये लोग पहली बात तो क्वेश्चन पूरे नहीं लिखते हैं। अब हमको इनके ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा इनका क्वेश्चन कैसा है। भाई, भूमिगत केबल किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत केबल हो या ओवरहेड केबल हो, दोष किसी भी प्रकार का हो, अगर आया है, फॉल्ट आया है तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा। ये बोला किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। अरे कौन सा दोष है बताओगे, उसके लिए हम बताएंगे एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। सबके भाई देखिए, जब कुछ किसी प्रकार का कोई दोष ना दिया हो, जब किसी प्रकार का कोई दोष ना दिया हो तो हम क्या मांगेंगे, सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो इसका मतलब फॉल्ट है। बाद में देखेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसको बाद में चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होती है कि कहाँ तक सप्लाई जा रही, उसके बाद कहाँ तक नहीं जा रही। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, लूपिंग मेथड अपनाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा लूप टेस्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1.04, ये 1.04 दिया है, इसको आप माइंड में रख लीजिए कि mm है, ठीक। 1.04 रिप्रेजेंट इफ आ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डिजाइन एट 1.40, यदि एक चालक को 7, अच्छा जो लिखा हुआ है 7 कंडक्टर हैं आपके, 7/1.40, 1.40 जो दी हुई है ये आपकी एक कंडक्टर की थिकनेस है, mm है, ठीक। तो अब देखना 1.40 इंटू 7 करोगे तो नियर अबाउट 9 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक, जो भी है। तो जो हमारा टोटल केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, 10 स्क्वायर मीटर, ठीक। केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, तो ये देखेंगे कि हमारे 1.4 mm के 7 कंडक्टर होंगे। 1.4 mm का एक कंडक्टर है तो कितने कंडक्टर होंगे,
ये तो मैंने आपको बताया था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने का तरीका, ठीक, जो बता रहा था। अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो केबल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। 7 मल्टीप्लाई 1.40 करिएगा तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल आएगा। किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका निकल आएगा? आपका जो केबल है आपकी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल आएगा। जो आपकी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए आपको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि आपके 7 कंडक्टर हैं। ये क्या बताता है? 7 कंडक्टर हैं और जिनकी थिकनेस क्या है? एक की 1.40, ठीक। तो यही बताया होगा। डायामीटर ऑफ ऑल कंडक्टर, रेडियस ऑफ वन कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे तीनों ऑप्शन नहीं होंगे और चौथा ऑप्शन दिया ही नहीं है। 3 ऑप्शन होंगे नहीं क्योंकि रेडियस का फार्मूला दूसरा होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का दूसरा होता है। यहाँ पे जो एक फार्मूला, एक क्वेश्चन मतलब मेरी तरफ से बना लीजिए एक ऑप्शन, डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग 10 मीटर आएगा आपका इसका एरिया। एक 1.4 mm है से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लमसम आएगा इसका एरिया। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी पूछा है। कंडक्टिविटी जस्ट अपोजिट होती है किसका? रेजिस्टिविटी की। इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? 35 महो पर ओम। अगला क्वेश्चन है केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए रेटिंग फैक्टर पूछा है। कल हमने आपको बताया था। देखिए इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला अभी तक हमें नहीं मिला है, हमने जितनी पढ़ी है। एक होता है हमारा फ्यूजिंग फैक्टर FF इक्वल टू FF बराबर होता है FC/RC। मतलब फ्यूजिंग करंट FC/RC बराबर होता है फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट। FC/RC। अब फ्यूजिंग फैक्टर हम जो निकालते हैं क्यों लिए निकालते हैं कि किस फैक्टर मतलब कौन सी ऐसी रेटिंग है जिस पे हमारा फ्यूज जो है गल जाएगा, पिघल जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम फ्यूजिंग फैक्टर कब निकालते हैं? जो हमारी फ्यूजिंग करंट है और जो हमारा रेटेड करंट है। जिस करंट पे जो आपको दिखाया था किसी भी मशीन की या किसी भी फ्यूज की, सबकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक होती है जिस पे वो रेटेड किए जाते हैं उनकी वो, और फ्यूजिंग करंट उस सर्किट की या उस मशीन की फ्यूजिंग करंट कितनी फ्लो हो सकती है अधिकतम वो, और जो रेटेड करंट उस पे दी है नेम प्लेट में, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो हमारा क्या निकलता है? फ्यूजिंग फैक्टर, ठीक। तो यहाँ पे बोला हुआ है अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए रेटिंग का कारक क्या है? तो 1.23 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में सेम साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक के समान, हाफ साइज ऑफ द कंडक्टर 1/4, साइज ऑफ फेज कंडक्टर 1/3 साइज ऑफ फेज कंडक्टर। इसका राइट आंसर है हाफ साइज ऑफ कंडक्टर। पूछा है न्यूट्रल वायर की, आपकी जो आपका फेस वायर है उसकी तुलना में जो आपका न्यूट्रल वायर है, उदासीन चालक है, उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस कितनी होती है? उसकी जस्ट हाफ होती है। अगर वो 5 mm का है तो ये 2.5 mm का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है? इसको देखते ही जो लोग आपके इलेक्ट्रिकल से थोड़ी भी जानकारी रखते हैं इस टूल्स को देखते ही समझ जाएंगे कि ये हमारा कौन सा टूल है। ये हमारा क्रिम्पिंग टूल है। अगला क्वेश्चन है पूछा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? माइक्रोमीटर का पाठ्यांक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने किसी प्रकार का मीटर देखा है, मल्टीमीटर देखा है, स्केल देखा है, इफेक्टिव स्केल देखा है, कुछ भी ऐसी आपने चीज़ देखी है जिससे आप कुछ चीज़ें मेजर करते हो, ठीक। अगर मेजर करते हैं तो वहाँ पे भाई मेजर कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं यूनिट दी रही होगी कि जैसे आपने बचपन में ग्राफ बनाए होंगे, पैमाना मानते थे कितने खाना बराबर कितना, तो वैसे ही एक पर्टिकुलर आपको लेंथ दे दी जाती है, उसको बता दिया जाता है इतनी से इतनी दूरी। जैसे आप बचपन में मान लेते हैं माना महेश की आयु x, अगर उसकी x है, उसके पिताजी की आयु जस्ट डबल बताई गई तो उसको 2x मान लेते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे उसने बोला
की स्केल दी हुई है, उस स्केल में एक पर्टिकुलर एरिया आपको मार्क करके दे देगा, बोलेगा इसकी लेंथ कितनी है, तो आप उस स्केल की रीडिंग करिए। उस स्केल में रीडिंग कितनी दी हुई है, इस स्केल में रीडिंग दी हुई है 0 1 2 3 4, ये 4 लिखा हुआ है, ना दिख रहा हो तो 4। उसके बाद 5 अंक आपको दिख नहीं रहा, तो पहली चीज तो ये जान जाइए कि रेटिंग किस में होगी, यदि 4 है तो मतलब 4 पॉइंट ही कुछ होगा। माइक्रोमीटर की रीडिंग हम जो है रीड कर रहे हैं तो 4 पॉइंट होगा, क्योंकि 4 के बाद नंबर दिया हुआ नहीं है, 5वां यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं ये तो उधर वाली स्केल की बात कर रहा है, यहाँ तक 4 पॉइंट दिया हुआ है। अब 4 के बाद 5वां दिया नहीं, तो 5 से तो कम ही होगी, 4 से अधिक होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 4.5 4.0 4.5 5.0 5.05, तो ये दोनों तो गलत हो गए आपके, ये दोनों हो नहीं सकते। बचे आपके कितने, ये 2 बचे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 पॉइंट, देखिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो लगभग ये हम कह सकते हैं 4.55 mm। 4.05 बहुत माइनर से हो जाएगा, 4 पॉइंट उतना नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4.55। 4.05 जो है रीड करना बहुत मुश्किल है, और इसने स्पेस दे दिया है काफ़ी ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, लगभग देखिए इसका स्पेस थोड़ी बहुत आपको अपने आप से सेंस लगानी पड़ेगी। 4 रीडिंग दी हुई है, 0 1 2 3 दी हुई है, अब आपको 4 पॉइंट में ही मिलेंगे, तो ये 2 आंसर आपके गलत हो गए, कंफर्म है। बचा कौन सा, 4.55 4.05। 4.55 स्पेस बहुत कम है, 4.55 सही होगा, और 4.05 का मेजरमेंट वहाँ पे होता ही नहीं है, होता है लेकिन आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए उसको देखने, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, स्पेस बहुत ज़्यादा दिया है, लगभग 5 के पास पहुँच रहा है। देखिए आप अपना माइक्रोमीटर देखिए रीड कितना कर रहा है, लगभग 5 के पास पहुँच रहा है, तो लगभग 5 के पास कौन सा पहुँच रहा है, 5 से ज़्यादा ये भी है, 5 नहीं है, लगभग 5 से पहुँचने की कोशिश कर रहा है, ये भी 5 है, ये भी नहीं होगा, ये 5 से बहुत कम है, ये 5 के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन की बॉडी सुधार हेतु सोल्डिंग की कौन सी विधि यूज करते हैं, डिप सोल्डिंग, सोल्डिंग विथ फ्लेम, सोल्डिंग विथ आयरन, सोल्डिंग विथ सोल्डिंग गन। डिप सोल्डिंग, सोल्डिंग विथ फ्लेम, सोल्डिंग विथ सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग विथ सोल्डिंग गन। सोल्डिंग गन का यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे पीसीबी वगैरह हो गए, या आपके ऐसे एरिया जहाँ कंजेस्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे हम सोल्डिंग गन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्मूथली जो है हम लोग हमारे हाथों को वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते हैं। जो आपका वाहन वगैरह होते हैं ये ओपन में होते हैं, इनको मजबूत जोड़ चाहिए, टिकाऊ जोड़ चाहिए, तो कौन सा यूज करते हैं उसके लिए। अगर आपने कभी देखा हो वाहनों में जब वेल्डिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे आपको आग जलती हुई दिखती होगी, थोड़ी थोड़ी आग जैसे लग रहा है कि जो है थोड़ी हल्की हल्की आग जल रही, फ्लैमेबल हो रहा है, मतलब ज्वलनशील दिखता होगा, वहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सोल्डिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डिंग। अगला क्वेश्चन, गूंथे हुए चालकों का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है, बताएं कि जो आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में, जैसे सिंगल कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर हार्ड होता है तो उसमें जो है झुकाव नहीं होता है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तन्यता का गुण होता है बिल्कुल 0 होता है अगर हार्ड कंडक्टर है, तो उसका स्टैंडर्ड नहीं किया गया है। 2 सैग के बीच में जब लगा दिया जाएगा उसको, तो क्या होगा, गर्मी के दिनों में हमारे कंडक्टर जो होते हैं थोड़ी से सिकुड़ते हैं, थोड़ा क्या होते हैं, इनमें जो एक्सपेंशन हो जाता है वो वापस से कम होता है, ठंड के कारण हर एक चीज़ में पोर पॉइंट आता है, जमाव बिंदु। जैसे कि हमारा देखते हैं तरल पदार्थ जो घरों में रखे होते हैं ठंडी के दिनों में जम जाते हैं, गर्मी के दिनों में पिघल जाते हैं, हमें दिखता नहीं है। उसी प्रकार लोहे पे या कंडक्टर पे, कोई हर एक चीज़ पे वातावरण का, एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ता है, भले ही हम उसे देख पाएँ या नहीं देख पाए। गर्मी के दिनों में सैग ज़्यादा होता है क्योंकि लोड ज़्यादा होता है, और जो है ड्यू टू, भाई देखिए धूप ऐसी चीज़ है हर एक चीज़ पे अपना इफेक्ट पहुंचाती है, मतलब हमारा एक, जैसे धूप में जल्दी कपड़े सूखते हैं, उसके बाद अगर ठंड के दिनों में आते हैं तो कपड़े हमारे देर में सूखते हैं, तो अपना अपना एक इफेक्ट है ना। तो उसी प्रकार हमारा कंडक्टर जो होगा उसमें थोड़ी सी कड़कनेस आ जाएगी, जब ठंड के दिन होंगे। गर्मी के दिन होंगे क्या होगा, थोड़ा सा लचीलापन आ जाएगा। तो इसीलिए अधिकतम सैग और मिनिमम सैग के बीच में तुलना करके हम लोग असेंबली करते हैं जब अपने ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाते हैं। उसमें आपने देखा हो झूला टाइप की संरचना बन जाती है, कभी कभी खेतों में बहुत ऐसे लग रहा कि बस अगर आदमी ऐसे कर देगा तो हाथ उसके छू जाएंगे, तो वो सबसे खतरनाक पोजीशन होती है। देखना होता है कि गर्मी के दिनों में अधिकतम टेम्परेचर कितना जाता है और उस अधिकतम टेम्परेचर में अधिकतम सैग कितना हो सकता है, उसको देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इतना सैग इस ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को दिया जाएगा, ताकि जो हमारा मानव है या पशु पक्षी हैं या जो नीचे रह रहे हैं भूमि में, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये बोला है
गुथे हुए चालक, ठोस चालक। ठोस चालक बताया जब ठंड के दिनों में पोर पॉइंट है, थोड़ा सा जमाव आएगा, थोड़ी सी उसमें कड़कपन आएगा तो वो चटक कर टूट सकता है। अगर उसमें थोड़ी सी लचीलापन होगी, लचीलापन कब होगी? जब वो स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि थोड़ा सा मरोड़, जैसे बोल देते हैं, कल हमने एक जॉइंट पढ़ाया था आपको, मैरिड जॉइंट पढ़ाया था, थोड़ा सा मरोड़ आएगा उसमें। स्टैंडर्ड कंडक्टर इस प्रकार होते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर इस प्रकार होते हैं, बीच में एक चालक होता है और ये स्टैंडर्ड होते हैं इसी में। और जब इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा बन के तैयार होता है तो इस शेप में बन के तैयार होता है, ये आपस में स्टैंडर्ड होते हैं। और जो आपका नॉर्मल कंडक्टर होता है, ठोस कंडक्टर, वो बिल्कुल फॉरवर्ड स्ट्रेट होता है, सीधा एकदम। तो आप बताइए मजबूत कौन सा होगा? मजबूत यही तो होगा। तो इसलिए ये क्या होता है? अधिक टिकाऊ है, अधिक मजबूत है, अधिक लचीला भी होगा। भाई इसमें तन्यता का गुण नहीं होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, बताए ना कि बिल्कुल कड़क होगा। और ये क्या होगा? गर्मी के दिनों में टूट भी सकता, उसको क्या बोलते हैं, ठंड के दिनों में क्या हो जाएगा? अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम सॉलिड कंडक्टर लगा दें ठंड के दिनों में, दो पोल के बीच में, और भाई कभी कभी होता है कि हमारा कंडक्टर सॉलिड है, बहुत मजबूत होता है, वो नहीं कड़कपन आएगा उसमें, तो क्या करेगा ना, वो पोलों को झुका देगा। आपने देखा होगा गाँव घरों में पोल झुक जाते हैं, पोल ही झुक जाते हैं, ऐसे तिरछा हो जाते हैं। जिस समय पोल लगाए जाते हैं, गाड़े जाते हैं, पोल की असेंबली होती है तो कोई तिरछा तो लगाता नहीं पोल। क्या होते हैं? वो फॉरवर्ड स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, वर्टिकली सीधे खड़े होते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखते हो पोल क्या हो जाते हैं? झुकाव आ जाता है। वही कारण है कि कहीं ना कहीं जो उसके कंडक्टर होते हैं, वही कंडक्टर का एक पोल पे ज़्यादा जोर दे रहा है, एक पोल पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो क्या होगा? जिस ओर का लोड ज़्यादा होगा उसी ओर आपका पोल झुकने लगेगा धीरे धीरे। आपने इसको देखा होगा। तो वही चीज़ है, जब हम अगर ठोस कंडक्टर की असेंबली कर देंगे तो ये समस्या और ज़्यादा आएगी। अभी तो आती ही कम आती है, स्टैंडर्ड कंडक्टर रहते हैं, लेकिन जब हम ठोस कंडक्टर कर देंगे तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होगी। तो इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं? स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर में जो वो होता है आपका, क्या बोलते हैं, लचीलापन, हम तन्यता बार बार बोल रहे हैं, टेंसाइल बोल रहे हैं, जो उसमें लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो ज़्यादा होती है किसकी तुलना में? जो आपको सॉलिड कंडक्टर। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मोर फ्लेक्सिबल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 16 एम्पीयर की धारा वहन क्षमता के लिए, कल हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन को, हमने कल आपको बताया था, बुकों में कहीं कहीं पे दिया है रेटेड फैक्टर दे दिया होता है, रेटेड फैक्टर 0.81 ऐसा दे दिया है बुकों में। हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई ये बताए 0.81 आपको कहाँ से आया, किस बुक से आया, किस BIS से पाए आप, किस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से पा गए 0.81, हमें बताइए। जिस प्रकार cos 15 का मान हम पूछ लेते हैं, तो आप cos 15 का मान निकालने के लिए क्या करते हो? cos 15 का मान निकालने के लिए बोलते हो ना, हमने आपसे पूछा cos 15 का मान बताओ, cos 15 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते हो? ऐसे कुछ करके बोल देते हो ना कि सर cos 45 माइनस 30 कर देंगे, cos 45 माइनस 30 कर देंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। एक बार cos से गुणा हो जाएगा, एक बार sin से हो जाएगा। cos 45 मल्टीप्लाई cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, √3 प्लस 1 अपान 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। और जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे, √3 की 1.73 टू √2 1.4, लगभग 0.965 आ जाएगी। सर देखिए हमने cos 5 की वैल्यू बता दी। हाँ, cos 15 की वैल्यू आपने बता दी हमको, क्योंकि आपके पास फार्मूला है। हम बोल रहे हैं ना, जो बुक वाले, जो बहादुर इंसान, जो यूट्यूबर आपसे कह रहे हैं कि 0.81, हमें बताए 0.81 कहाँ से आया, कैसे पाए हो? बोल, एक 2-4 लोगों से मिले, पूछे, कह रहे भैया बस हमने पढ़ा था तो वही 0.81 अप्लाई कर दिया। हमसे कोई पूछा cos 15 का मान, हमने बोल दिया 0.96, तो उसने कहा कि बताओ कैसे हुआ, तो हमने बता दिया ऐसे हुआ। तो हम भी तो पूछ रहे हैं 0.81 हुआ, कैसे हुआ? तो कह रहा भैया बुक में दिया था इसलिए लगा दिए। यही तो गलत है, हमें चीज़ें आनी चाहिए। तो जो रेटेड फैक्टर जो लिया गया है, हम कल बता रहे थे, जो रेटेड फैक्टर लिया गया है, इसका जनरेशन कहाँ से हुआ है? इसका जनरेशन पावर फैक्टर से हुआ है। पावर फैक्टर हमारा मोस्टली केस में कभी रेटेड फैक्टर एक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि पावर फैक्टर में बहुत कम केस में, क्योंकि हमारा जो पावर फैक्टर है वो जनरली 0.82, 0.9 या कभी कभी बहुत इफिशियंसी का 0.7 घट जाता है। लेकिन
बेसिकली नॉर्मली हम जो देखते हैं पावर फैक्टर 0.81 0.85 होती है, तो उसी के बेस से वहीं से निकला हुआ है ये रेटेड फैक्टर, कहीं अलग से नहीं आया है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं 0.8। तो उनको बता देना जो आपसे पूछे कि इसका जनरेशन कहाँ से संबंधित है, इसका जनरेशन पावर फैक्टर, रेटेड फैक्टर कहाँ से निकलेगा, पावर फैक्टर से संबंध रखता है। कहाँ संबंध रखता है, पावर फैक्टर। रेटेड फैक्टर समझना है तो आपको पावर फैक्टर समझना पड़ेगा। बोला है 16 एम्पियर केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी, तो हम बोल तो रहे हैं 16 एम्पियर के लिए बोला है, तो 16 मल्टीप्लाई 0.81 करेंगे, 16 0.81 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 13 आ जाएगा। 16 85 16 96 हो सकते 112, हाँ लगभग 12.9 कुछ लमसम में आएगा, आप देख लीजिएगा। बिजली की मात्रा के लिए यूनिट क्या है, बिजली की मात्रा के लिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट आप लोग इंटर से पढ़ रहे हैं, 12वीं में भी, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, कूलाम होती है, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 44, अच्छा 43। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सोल्डिंग विधि का नाम क्या है, डिप सोल्डिंग, सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग गन। कल से बता रहे हैं ये कौन सी है, सोल्डिंग गन है, ठीक। 44 45 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फार्मूला यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के लिए हमें एक फोर्स की आवश्यकता होती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। जैसे अगर मान ले हमारे पास कोई दो परिपथ हैं, दोनों के बीच दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, दोनों के बीच में आवेश जो हमें ट्रांसफर करना है, चार्ज ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमें कुछ सोर्स की आवश्यकता होगी, उसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं, उसको हम कार्य भी बोल सकते हैं, वर्क भी बोल सकते हैं। जैसे हम मान लें बैटरी के हमारे दो टर्मिनल हैं, बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश ट्रांसफर करने में किया गया कार्य, सेल द्वारा आवेश ट्रांसफर करने में किया गया कार्य W ही उस सेल का ईएमएफ होता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, गलत, हमारे बताए हिसाब से गलत। ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, बिल्कुल सही, राइट आंसर इसका यही है। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये दिया हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन नहीं, आज से हमारे यही क्वेश्चन, आज सिर्फ 45 ही थे, आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश एवं नए उमंग के साथ। अगर आपको चैनल से जानकारी मिल रही है तो उन दोस्तों को भी ये चीज़ें पहुंचाएं जो इस सुविधा से वंचित हैं। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जब भी हमारा नोटिफिकेशन या जब भी कोई नई क्लास आए तो सबसे पहले जानकारी पहुंच जाए।